हिंदी चैप्टर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। आत्मकथा अंश हरिवंश राय बच्चन। इन्हें आप सब जानते ही होंगे कि हरिवंश राय बच्चन कौन थे। जन्म सन 1907, निधन सन 2003। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2 अन्य स्थलों पर अपने सेवाएं दी थी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पैटसन नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिमेय कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमिक पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। तो हरिवंश राय बच्चन के बारे में यहाँ पे लिखा है। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की ज़बान पर है। तो ये हरिवंश राय बच्चन की पहचान थी। उनके बारे में मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। तो उनकी ये कहानी है हरिवंश राय बच्चन की कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में संघर्ष का सामना किया। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलयामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथांश है, जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पतिभक्ति, कर्तव्यपरायण और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और करुण सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने स्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेख किया है कि कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्रण भी देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली इसी पर आधारित है। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो हो ही है।
मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। मुझे भरे बुट्टे बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। बुखार में भी गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ता। मजदूरी करके रोटी कमाने वालों को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरमजदगी है। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्तमामूल होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देती था कि हाँ, बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे आदत नहीं। वह कैसे न बन पड़ा, इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टाने की दो, यानी यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि बीमार होना वो गरीबों का काम नहीं है, ये तो अमीरों की निशानी है कि बीमार हो गए, ये हो गया, वो हो गया। जो हर रोज़ मजदूरी करता हो और अपनी रोटी कमाता हो, उसे बीमार होने का कोई हक नहीं है। वो कहते थे कि वो जब बीमार होते थे तो बीमारी में, बुखार में वो और ज़्यादा अच्छी तरह लिख पाते थे और उनका काम और ज़ोर से वो करने लगते थे। हल्की सी खांसी बुखार को वो ध्यान में भी नहीं लेते थे, और अगर किसी ने उन्हें कह दिया कि आपको बुखार है, तो वो कहते थे हाँ है और मैं भी हूँ। तो इस तरह वो अपने काम के प्रति कैसी उनकी लगन थी, वो इस लेसन में दिखाया गया है। और इन्हें दिन रात वो अपने काम में जुटे रहते थे, और दुगनी तेज़ी से जब वो बीमार होते थे तो दुगनी तेज़ी से वो अपना काम करते थे। इस प्रसंग को यहाँ उन्होंने लिखा है, और आगे देखेंगे कि वो कैसे अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं। और फिर उनकी बीमारी उनकी पत्नी श्यामा ने ले ली, वो कैसे, वो भी हम आगे चैप्टर में देखेंगे। तो उन्होंने वो जब बीमार होते थे तो वो और निश्चय करते थे कि वो और दुगनी तेज़ी से वो अपना काम करेंगे। जो हर रोज सबसे बड़ी कविताएं सात्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, और दो चट्टान अथवा सिसफस बक्सर हनुमान मैंने प्लूरिस में पढ़े पढ़े लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता? विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था।
और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंस झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था। उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार हर दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 102 के बीच, कमज़ोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी। दवा शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथिक कर रहा था। कभी कभी सोचता, क्या मुझे तपेदिक हो गया हो तो एलोपैथिक का इलाज तो अपने बुद्धि के बाहर है। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैंने लेने जा रहा हूँ? बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से ही किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैंने टालम टूल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएंगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी के भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। तो इस तरह बच्चन जी ने अपनी बीमारी को वो टालते गए, और जब लास्ट में वो कुछ नहीं कर रहे थे अपनी बीमारी के कारण, तो उनकी जो पत्नी थी श्यामा, उसने लास्ट में हार कर उन्हें अपनी सौगंध दे दी और कहा कि आप जब तक नहीं दिखलाओगे डॉक्टर को या अपना इलाज नहीं करवाओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो फिर हार के बच्चन जी ने डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया, और उन्हें ये भी डर था कि शायद कोई बड़ी बीमारी होगी तो मुझे, और उनके पास उसके लिए पैसे भी नहीं थे। उनकी जो आमदनी थी वो स्कूल और ट्यूशन से ही आती थी। तो उन्हें ये डर था कि अगर मैं डॉक्टर के दिखलाने जाऊंगा और वो मुझे महंगी महंगी दवाइयाँ और सब जो डॉक्टर का खर्च होता है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए उसी डर से वो अपनी बीमारी को नहीं डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे, और जितना उनसे हो रहा था वो उनको लगातार बढ़ाए रखते थे। और उनकी जो पत्नी थी वो भी, उनको भी जो कुछ थोड़ा बहुत दर्द था, लेकिन वो उनके कारण नहीं बताती थी कि उन्हें और टेंशन ना हो जाए। इसीलिए श्यामा ने फिर हार कर उन्हें एक लास्ट में उन्हें कह दिया कि जब तक आप डॉक्टर को न दिखलाओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। इसीलिए बच्चन जी फिर हार कर डॉक्टर मुखर्जी के पास अपना इलाज करवाने जाते हैं। लेकिन उनको ये भी डर था कि कहीं उनको क्षय रोग ना हो, और उनका शरीर भी दुबला होता जा रहा था। इसीलिए उनको इसी बात का डर था कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मुझे कोई बड़ी बीमारी होगी तो वो उनसे उनका इलाज नहीं होगा। इसी डर से वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे। लेकिन अब श्यामा की वजह से उन्हें जाना पड़ेगा। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाह न लगा।
क्या मेरा विदा का समय आ गया है? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरे जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था। क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? यानी बच्चन जी ने अपने आप ही अपना मन बना लिया था। वो डॉक्टर को दिखलाने तो गए, लेकिन उन्हें और चिंता होने लगी और उन्हें ऐसा लगता था कि